नमस्कार दोस्तों, ओमनी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में करंट अफेयर्स के कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को दोस्तों विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो सारे बातों को जानेंगे और निश्चित हो जाइए, आपकी निश्चिंत होकर ये जानिए कि जो भी आप जानेंगे वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, साथ साथ आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत कितने स्थान पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और देखिए ये जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत जो है इंडिया कितने स्थान पर है। चार ऑप्शन है, 70वें स्थान पे, 76वें स्थान पे, 80वें स्थान पे या 86वें स्थान पे। दोस्तों डिटेल में मैंने बताया था, डिटेल में मैं यहाँ बताने वाला हूँ तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन बहुत कुछ आज जानने वाले हैं। देखिए WEF इसको अगर देखा जाए तो ये फुल फॉर्म अगर की बात की जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहा जाता है इसे, WEF को, यानी कि वैश्विक आर्थिक मंच। अब देखिए जो उत्तर है दोस्तों हमारा हो जाएगा ये 76वां स्थान, ठीक है, यानी कि 76 पोजीशन पे है भारत वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में। अब बात करेंगे दोस्तों कि भारत ने पिछले सूचकांक की तुलना में 2 स्थान की छलांग लगाई, यानी कि जाहिर सी बात है 2 स्थान की छलांग लगाई है। उसके बाद इसके अलावा दोस्तों देखिए जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यानी कि जो विश्व आर्थिक मंच है WEF का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो जिनेवा में है। और ये WEF द्वारा संकलित वार्षिक सूची में 115 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया गया है कि वे ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता और सामर्थ्य के मार्गों संतुलित करने में कितने सक्षम है। तो ये बात है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिए कुछ और बात देखिए दोस्तों की जो जुड़ा हुआ इससे है कि रिपोर्ट में कहा गया कि भारत जो है उच्च प्रदर्शन स्तर वाले देशों में शामिल है और इसकी ऊर्जा प्रणाली में अपेक्षाकृत उच्च कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तीव्रता है। देखिए स्वीडन के बाद सूचकांक में दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर नॉर्वे, यानी पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। नए सूचकांक में चीन का स्थान जो है 82वां है। अब देखिए अगर बात की जाए ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति के बारे में तो सिर्फ जो है ब्राज़ील की स्थिति जो है जिससे 46वां स्थान मिला है वही बेहतर है, बाकी सब जो है ब्रिक्स देशों में पीछे ही है। तो इसके अलावा दोस्तों इस सूचकांक में ब्रिटेन 7वें स्थान पर है, सिंगापुर 13वें स्थान पर, जर्मनी 17वें स्थान पर, जापान 18वें स्थान पर और अमेरिका 27वें स्थान पर है। अगर पड़ोसी देश की बात की जाए तो देखिए मलेशिया 31वें स्थान पर है, श्रीलंका जो कि पड़ोसी देश है 60वें स्थान पर है, बांग्लादेश जो है 90वें स्थान पर है, नेपाल जो है 93वें स्थान पर है। हालांकि श्रीलंका का स्थिति अच्छा है, मलेशिया का भी अच्छा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है WEF के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बात जानते हैं। देखिए विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिनेवा में इसका मुख्यालय है और स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसका मिशन जो है विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस M स्वाब द्वारा की गई थी। उस वर्ष यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन प्रौद्योगिकी संगठन के सौजन्य से इस संगठन की पहली बैठक भी हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब इसके अलावा देखो इस फोरम की सर्वाधिक चर्चा जो है वो चर्चित घटना है वार्षिक शीतकालीन बैठक में
होती है, जिसका आयोजन जो है दावोस नामक स्थान पर किया जाता है। तो दावोस सम्मेलन भी आप जानते होंगे अच्छे से। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागा 2019, तो एक्चुअली पूरा जो है अल नागा है, अल नागा 2019 को समापन हाल ही में हुआ था। इसका समापन हुआ है हाल ही में। किस देश के साथ ये हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 जो ऑप्शन है, और जो हमारा उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि ओमान। ओमान के साथ ये हुआ। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह न्यूज, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है दूसरे देश के साथ सैन्य अभ्यास को क्या कहा था। तो एक बात तो याद रखेंगे, अल नागाह 2019 जो है भारत और ओमान के बीच हुआ है। और देखिए ये भारतीय सेना और ओमान के शाही सेना के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ओमान के जबल अल अखजर ट्रेनिंग कैंप में 25 जनवरी 2019 को समाप्त हो गया है ये। और इस समापन समारोह में भारत की तरफ से ओमान में भारतीय राजदूत मनु महावर और मेजर जनरल AK समंतारा ने हिस्सा लिया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। प्रश्न नंबर 3 है कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में राष्ट्रीय धरोहर माना जाने वाला हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया, उसका नाम क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसका जो संज्ञा दिया गया है, तो देखिए भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी मौजूद थे, और जिन्होंने इसे राष्ट्रीय धरोहर करार दिया है। तो ये कौन सा हेलीकॉप्टर है, ठीक है। और देखिए उत्तर जो है, उत्तर जान लीजिए, चिनूक है। ठीक है, चिनूक है। बाकी सारे जो है तेजस, ध्रुव, चेतक भारतीय ही वायुसेना में ये शामिल हुए हैं, हो चुके हैं पहले ही, और हेलीकॉप्टर ही हैं। लेकिन ये चिनूक है। अब चिनूक के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में दोस्तों। अभी तक तीसरा प्रश्न है, बहुत सारे लोग ऊब भी गए होंगे, लेकिन आप धैर्य रखिए, कुछ अच्छा जानिएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत ही पेशेंस की भी ज़रूरत है। और पढ़ाई चुटकी में नहीं होती है। अगर चुटकी में पढ़ना होता तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप हमारे चैनल पे नहीं होते इस समय। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ताकि बात बहुत सारे सुनने के बाद जो है कुछ बात जो है आपके जहन में हमेशा रहते ही रहते हैं। इसलिए ज़्यादा बात सुनिएगा तो ज़्यादा देर तक जो है दिमाग में बात बने रहेंगे। खैर आइए प्रश्न में बात करते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है चिनूक कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतीय वायुसेना ने 25 मार्च 2019 को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से CH-47F1 चिनूक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। पूरा नाम दोस्तों आपने सुना, CH-47F1 चिनूक। अब देखिए हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है भारतीय वायुसेना ने, और इस मौके पर जो है बहुत लोग शामिल थे, जिनमें BS धनोआ थे, और उन्होंने इसे राष्ट्रीय धरोहर करार दिया है। देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सेना जो है सिर्फ युद्ध से जुड़े हथियार को ही ले जाने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इसके जरिए जो प्राकृतिक आपदा से लड़ने में भी उसे मदद मिलने वाली है। देखिए इस हेलीकॉप्टर का दुनिया के कई भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में काफ़ी क्षमता से संचालन होता रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना के अतिरिक्त कई देशों की सेनाओं में सक्रिय भूमिका भी निभा रहा है। देखिए भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2015 में 15 चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए मेसर्स बोइंग लिमिटेड, ठीक है, जो विमान बनाती है, तो मेसर्स बोइंग लिमिटेड के साथ समझौता किया था। 4 हेलीकॉप्टरों की पहली खेप समय पर उपलब्ध करा दी गई थी। अंतिम खेप मार्च 2020 तक पहुंच जाएगी। तो देखिए इन हेलीकॉप्टरों को भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। चिनूक का निर्माण बोइंग कंपनी करती है। हालांकि ये साल 1962 से प्रचलन में है। देखिए इतनी पुरानी जो है ये हेलीकॉप्टर 1962 से है, लेकिन बोइंग ने समय समय पर इनमें सुधार किया है, और इसलिए आज भी करीब 25 देशों की सेनाएं इनका इस्तेमाल करती है, चिनूक हेलीकॉप्टर का। अब देखिए दोस्तों कुछ और चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियत जान लीजिए क्या खासियत है।
यह हेलीकॉप्टर जो है छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में भी उतर सकता है। यह हेलीकॉप्टर किसी भी तरह के मौसम का सामना कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय सेना जो है अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और उच्च इलाकों में जल्दी पहुंचा सकेगी। सेना को हथियार आसानी से मुहैया करवाए जा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों चिनूक हेलीकॉप्टर लगभग 11 टन तक का भार उठा सकता है। यह हेलीकॉप्टर बहुत तेज़ी से उड़ान भरने में सक्षम है और यही वजह है कि वे बहुत ही घनी पहाड़ियों में भी सफलतापूर्वक काम कर सकता है। तो ये कुछ और भी कुछ बहुत सारी बात है इसके से जुड़ा हुआ। अब देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर इन देशों के पास है। तो किनके पास है? देखिए पहली बार फरवरी 2007 में नीदरलैंड इस हेलीकॉप्टर का पहला विदेशी खरीदार बना था। उसने CH-47F के 17 हेलीकॉप्टर खरीदे थे। इसके बाद कनाडा ने 2009 में CH-47F के 15 अपग्रेडेड वर्जन हेलीकॉप्टर खरीदे थे। ब्रिटेन ने दिसंबर 2009 में 24 हेलीकॉप्टर खरीदे थे। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2010 में 7 और फिर जो CH-47D हेलीकॉप्टर खरीदे थे। तो यानी वर्जन से बदल रहा है इस हेलीकॉप्टर का चिनूक का। सिंगापुर ने 2016 में 15 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर कंपनी को दिया था। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल 19 देशों की सेनाएं करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने ठीक है POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है स्थित किस धार्मिक पीठ गलियारे को हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए विशेषकर खोलने की अनुमति प्रदान किया है? दोस्तों देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उत्तर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए शारदा पीठ है ये और जगन्नाथ मंदिर पाकिस्तान में है। हालांकि भारतीय जगन्नाथ मंदिर नहीं, तो जगन्नाथ मंदिर पाकिस्तान में है। उसके अलावा हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो भी पाकिस्तान में है। श्री वरुण देव मंदिर भी जो है पाकिस्तान में है। तो ये सारे मंदिर जो है पाकिस्तान में। शारदा पीठ भी है। देखिए शारदा पीठ के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान द्वारा यह सहमति जो है 25 मार्च 2019 को प्रदान की गई है। ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब और भारत के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक के मध्य गलियारे पर सहमति के बाद जो है यह शारदा पीठ गलियारे को भारत के लिए खोला है। गौरतलब है कि भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही इस गलियारे को खोलने के लिए प्रस्ताव भेज चुका है। इस संबंध में कुछ सरकारी अधिकारी इलाके का दौरा कर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट जो है सौंपेंगे। आइए शारदा पीठ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आपको यहाँ बताते हैं। देखिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद शारदा पीठ हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है और श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शारदा पीठ देवी के 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ देवी सती का दायां हाथ गिरा था। दोस्तों आप जानते ही हैं कि सती का जो है अंग पूरे हिंदुस्तान में गिरा था। साथ देखिए ये POK में भी गिरा है। तो दायां हाथ यहाँ गिरा था इसलिए पीठ कहा जाता है इसे। अब देखिए इस मंदिर को ऋषि कश्यप के नाम पर कश्यपपुर के नाम से भी जाना जाता है। शारदा पीठ में देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। मान्यता है कि ऋषि पाणि ने यहाँ अपने अष्टाध्यायी की रचना की थी। यह मंदिर विद्या साधना का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह मंदिर करीब 5000 वर्ष पुराना है और महाराज अशोक के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। देखिए महाराज अशोक यानी अशोक सम्राट है जो कि बिहार के पाटलिपुत्र से हैं और वर्तमान में कुम्हार का क्षेत्र है। तो POK तक जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। जाहिर सी बात है आप जानते ही हैं कि पूरा पाकिस्तान भी जो है अफगानिस्तान तक का इनका क्षेत्र था, अधिकार क्षेत्र था अशोक सम्राट का। अब उस समय का ये मंदिर है और मंदिर के निकट एक तालाब है जिसे माधोमती के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि इसका जल जो है हिंदू समुदाय के लिए कटासराज मंदिर के जल की तरह बहुत ही महत्व रखता है। अब देखिए कुछ और इनके बारे में जानते हैं इधर की कुछ बात। देखिए 19वीं सदी में महाराज गुलाब सिंह ने इसकी आखिरी बार मरम्मत कराई थी। वर्ष 1947 के बंटवारे के बाद हिंदू श्रद्धालुओं को इस मंदिर के दर्शन करने में दिक्कत आने लगी थी।
भारत सरकार द्वारा इस मंदिर के गलियारे को खोलने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन अब तक फैसला नहीं हो सका था। वर्ष 2005 के भूकंप में इस मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ और बहुत ही अभी भी स्थिति खराब है इस मंदिर का। अब देखिए दोस्तों, हिंदुओं के 18 महाशक्ति पीठ में कौन कौन है, कहाँ कहाँ, ये भी आप जान लीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि जो हिंदू के 18 महाशक्ति पीठ कौन कौन से है। तो एक काउंट करते चलिएगा। एक नंबर में है संकरी देवी त्रिकोणमाली जो कि श्रीलंका में है। दूसरा कामाक्षी देवी कांची में है जो कि तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद थर्ड में सुवर्ण कला देवी प्रद्युम्न पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद चामुंडेश्वरी देवी जो कि मैसूर कर्नाटक में है। 5वें नंबर पे है जोगुल अम्बा देवी आलमपुर आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद भरा अम्बा देवी श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जानकारी के लिए अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, महालक्ष्मी देवी कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। इक्विराक्षी देवी नांदेड़ महाराष्ट्र में है। हरिसिद्धि माता मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में। पुरुहुतिका देवी पीथमपुर आंध्र प्रदेश में। पूर्णगिरी मंदिर टनकपुर उत्तराखंड। मनी अम्बा देवी आंध्र प्रदेश। कामाख्या देवी गुवाहाटी असम, आप तो जानते ही हैं कामाख्या देवी। मधुस्वरी देवी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। वैष्णो देवी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। सर्वमंगला देवी गया बिहार। तो मंगला गौरी देवी के नाम से जाना जाता है। सर्वमंगला देवी बहुत ही भव्य है, आप यहाँ जाएंगे तो देखेंगे। उसके बाद देखिए, विशालाक्षी देवी वाराणसी उत्तर प्रदेश है। और शारदा देवी जो कि पीओके में है। ये 18 महाशक्ति पीठ है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट वर्ष में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत की सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा क्रेम लाडो किस राज्य में खोजी गई है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्रेम लाडो। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी कि मेघालय राज्य में। देखिए मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स, ठीक है, जो पहाड़ियाँ हैं खासी पहाड़ियाँ, तो खासी हिल्स जिले के मासिन राम क्षेत्र, जहाँ की विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम में, तो उस क्षेत्र में देश की सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा क्रेम लाडो की खोज की गई। यह खोज विश्व की सबसे गहरी बलुआ पत्थर गुफा क्रेमपुरी की खोज के लगभग 1 वर्ष बाद की गई है। याद रखेंगे, विश्व की सबसे गहरी बलुआ पत्थर गुफा जो है क्रेमपुरी के खोज के लगभग 1 वर्ष बाद की गई है। देखिए मेघालय एडवेंचर एसोसिएशन की खोजकर्ताओं का एक दल केविंग इन द एबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स एक्सपीडिशन नामक अभियान के 28वें संस्करण में इस स्थान पर पहुंचा था, और इस दौरान उन्होंने क्रेम लाडो नामक देश की इस सबसे गहरी सॉफ्ट गुफा का पता चला। अब देखिए खोज के बारे में जानते हैं इसके बारे में। तो क्रेम लाडो के प्रवेश मार्ग पर 105 मीटर गहरा सॉफ्ट पाया गया है। इस गुफा को खोजने वाले दल में 30 खोजकर्ता शामिल थे, जिसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया और मेघालय एडवेंचर एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे। इस दौरान 8 नई गुफाओं की खोज की गई। इसमें क्रेम सेरिया के पहले 2000 मीटर तक खोजा गया था, लेकिन बाद में इसे 9844 मीटर तक खोजा गया। तो ये कुछ खास था। अब देखिए दोस्तों क्रेमपुरी की गुफा के बारे में जानते हैं। तो क्रेमपुरी गुफा जो कि 1 वर्ष पहले खोजा गया था क्रेम लाडो के पहले, तो यह गुफा जो है 24,583 मीटर लंबी है, और इसे विश्व में सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा कि क्रेमपुरी गुफा 24,583 मीटर लंबी है, विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर गुफा के रूप में जाना जाता है। यह भूमिगत गुफा इदो जूलिया वेनेजुएला की विश्व रिकॉर्ड धारक क्यूवा डेल समन नामक गुफा से 6000 मीटर से अधिक लंबी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुफा में डायनासोर के जीवाश्म भी पाए गए हैं, जो कि 66 से 76 मिलियन वर्ष पहले के माने जाते हैं।
तो ये सारा कुछ खास था, बहुत इंपॉर्टेंट इससे जुड़ा हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है आपका। प्रश्न नंबर 6 है कि अमेरिका के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। क्या नाम है अमेरिका का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। हर देश का कुछ ना कुछ जो है सुपर कंप्यूटर तो होता है, इसके अलावा पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे, नहीं तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आज भी मैं बहुत ही फुर्सत में दोस्तों हूँ आपके लिए, और मेरा भी है कि पूरा डिटेल में आज मैं बताऊँ, क्योंकि और भी सारे वीडियो आप देखते होंगे तो बहुत शॉर्ट में चलते हैं, समय का आपका समय जरूर बचता है, लेकिन बहुत ज्ञान आपको नहीं मिल पाता है। और जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ते हैं मैगज़ीन तो आपको इतना ही पढ़ना पड़ता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो उतना अगर मैगज़ीन पढ़ना चाहते हो तो मैगज़ीन पढ़े, नहीं तो आज मुझे आज सुन लीजिए। बिल्कुल आज मैं फ्री हूँ, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही समय लेने वाले हैं अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो। अब देखिए दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा इसका ऑरोरा है। देखिए हाल ही में अमेरिका द्वारा अब तक के इतिहास के में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने का जो है निर्णय लिया गया था, और इस सुपर कंप्यूटर को ऑरोरा, ठीक है, ऑरोरा यानी AURORA नाम दिया गया है। इस सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए इंटेल, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तथा क्रे द्वारा समझौता किया गया है। देखिए सभी संस्थाएं मिलकर वर्ष 2021 तक ऑरोरा को डिलीवरी करने का प्रयास करेंगी। तो ये अभी बनने वाली है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन आज से जान लीजिए नाम इसका। अब देखिए ऑरोरा सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो इंटेलिजेंस यानी कि AI तथा साधारण HPC वर्कलोड को हैंडल करने में सक्षम होगा। अब देखिए कुछ प्रमुख विशेषताएं जान ली इसके बारे में। ऑरोरा सुपर कंप्यूटर को शिकागो के बाहर लेमेंटो इलिनॉय स्थित ऑर्गन नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित किया जाएगा। यह विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर होगा जो एक्जास्केल अर्थात प्रति सेकंड बिलियन गणनाएं करने में सक्षम होगा। तो एक्जास्केल याद रखेंगे, यानी प्रति सेकंड 1 बिलियन गणनाएं करने में सक्षम होगा। और ऑरोरा की गति अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर से 7 गुना, जबकि 2008 में बनाए गए पेटा स्केल, ये पेटा स्केल 2008 में बनाया गया था, से 1000 गुना अधिक होगी। इस सुपर कंप्यूटर को शोधकर्ताओं को दवा, जलवायु परिवर्तन, इंजन दहनों की आंतरिक कार्यप्रणाली और सौर पैनल जैसे विषयों के बारे में अधिक सटीक समझ विकसित करने में सक्षम बनाने का उद्देश्य से किया गया है। देखिए इस सुपर कंप्यूटर को संयुक्त राज्य अमेरिका की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी हेतु बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों IBM का OLCF4 विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ये जो ऑप्शन सी है OLCF4 विश्व का, जो कि IBM द्वारा बनाया गया है और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी गति जो है 143.5 पेटा फ्लॉप्स है, यानी कि इसकी गति जो है 143.5 पेटा फ्लॉप्स है। ठीक है, अब बात करेंगे, जब बात हो रहा है दुनिया की महत्वपूर्ण और सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो अपने देश को भी नहीं भूलना है दोस्तों। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर जो कि परम 8000 को 1991 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लाया गया, जिसे प्रत्यूष कहा जाता है। देखिए ये प्रत्यूष जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है, और इसकी गति 4.0 पेटा फ्लॉप्स है, जो कि OLCF जिसका जो क्षमता है, गति है 143.5, यानी 143.5 पेटा फ्लॉप्स है। भारत में जो है प्रत्यूष है मात्र 4.0 पेटा फ्लॉप्स है, तो ये कितना कम है। देखिए नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में मिहिर नामक सुपर कंप्यूटर लगाया गया है, जिसकी गति 2.8 पेटा फ्लॉप्स है। तो याद ही रखेंगे, ये मिहिर भी एक जो है सुपर कंप्यूटर ही है भारत का। तो ये सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
जैसा कि मैं बता रहा था कि पेटाफ्लॉप्स, तो ये पेटाफ्लॉप्स क्या है, क्या गणने का क्या पैमाना है, तो ये जान लीजिए कि सुपर कंप्यूटर जिस मानक के हिसाब से गणनाएं करते हैं उन्हें टेराफ्लॉप्स, उसके बाद पेटाफ्लॉप्स, उसके बाद एक्जाफ्लॉप्स के नाम से जाना जाता है। टेराफ्लॉप्स कंप्यूटिंग स्पीड की इकाई है। इसमें 1 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड होते हैं। इसी को जो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड को ही फ्लॉप्स कहते हैं। इसके बाद पेटाफ्लॉप्स आता है। ठीक है, पेटाफ्लॉप्स यह कंप्यूटिंग स्पीड की इकाई है जिसमें 1000 बिलियन मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस प्रति सेकंड होते हैं। तीसरे स्थान पर जो है एक्जाफ्लॉप्स होता है, इसमें 1 बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड होते हैं। तो याद रखेंगे टेराफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स, उसके बाद एक्जाफ्लॉप्स आते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 7 है, केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया। नया भारतीय नौसेना प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में है, कुछ समय और रहेंगे। तो खैर अभी जो होने वाले हैं कौन है, देखिए उत्तर है दोस्तों वाइस एडमिरल करमबीर सिंह, ये जो है अगले भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। दोस्तों देखिए केंद्र सरकार ने जो वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को जो है अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है, वे वर्तमान नौसेना प्रमुख सुनील लांबा की जगह लेंगे। और नौसेना प्रमुख सुनील लांबा जो है 31 मई 2019 को जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात पहले से ही ये नियुक्ति कर दी गई है करमबीर सिंह क्या। अब देखिए दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है और इनके अनुसार पूर्वी नौसेना कमान के प्रभारी रहे वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को जो अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए ये जो है